धन्यवाद सभापति महोदय। मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी द्वारा संकल्प जो इस सभा में लाया गया है उसके सभी मुद्दों के समर्थन के साथ साथ कुछ जो मेरी आशंकाएं हैं उसको बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ। जो प्रेमचंद्रन साहब का संकल्प है वो संकल्प पहला ये कहता है कि कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन भोगियों को सारांशीकरण और पूंजी लौटाने के लाभ पुनः स्थापित कराना, कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थी को सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 12 माह के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अनुसार पेंशन भोगियों से सारांशीकृत पेंशन की पूरी राशि के कार्यान्वयन के बाद पेंशन भोगियों को पूरी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अधीन 3,000 रुपये प्रति माह तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाना, लगभग 27,000 करोड़ रुपये की अदावाकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशन भोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजनाएं लागू करना, विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 का संशोधन करना और कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार। ये 7 पॉइंट है सभापति महोदय। जब ये संकल्प आया और आज मैं जब यहाँ सदन में था तो मुझे लग रहा था कि इस पर बड़ी अच्छी चर्चा होगी और भारतीय जनता पार्टी की जो सीरियसनेस है वो दिखाई दी। माननीय जगदम्बिका पाल जी यहाँ बैठे हुए हैं और जब मैं उनके भाषण को सुन रहा था, शरद त्रिपाठी जी को मैं कह रहा था कि इतनी तैयारी के साथ, इतनी जानकारी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, इस देश के लिए उनका क्या कमिटमेंट है, गांव गरीब किसान मजदूर के लिए, वो सब दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन सभापति महोदय मुझे पीड़ा तब होती है क्योंकि नेताओं के बारे में आपको पता है कि धीरे धीरे जब आप लोग राजनीति करते थे सभापति महोदय तो नेता समाज का एक आईना होता था, वो नेतृत्व करता था, उसके बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें कहते थे। आज जब ये खादी कपड़ा पहनकर हम लोग घूमते हैं तो लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं है, ये नेता बन गया। लोगों को लगता है कि ये चोरी चमारी करने के लिए नेता बन गया। और आज जब इस लोकसभा को देखा जिसके बारे में माननीय पाल साहब लगातार बातें कर रहे थे तो मुझे लगता है कि लगा आज कि जनता कोई गलत नहीं कहती। कल ही अभी शंकर प्रसाद दत्ता जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया। भाषण इसलिए दिया कि सीपीएम में बड़े बड़े नेता हैं सभापति महोदय, जहाँ से वो आते हैं वहाँ मुख्यमंत्री ही लगातार मानिक सरकार साहब जो है किसी को कुर्सी छोड़ने ही नहीं दे रहे हैं, वो पकड़े हुए हैं 15-20 साल से। उसी तरह से बंगाल में यहाँ सलीम साहब बैठे हुए थे, करुणाकरण साहब हैं। मैं देखता हूँ लगातार 2 साल से देख रहा हूँ कि शंकर दत्ता साहब जी को जो है बोलने का ना मंच पर मौका देते हैं ना लोकसभा में मौका देते हैं। तो आज उन्होंने पेंशन से ज़्यादा जो है अपना सीपीएम का एजेंडा ही लागू कर दिया। अच्छी बात है, अच्छा लगा कि कम से कम पूरा जो देश सीपीएम का काडर है उसको पता चल गया कि जो शंकर दत्ता साहब हैं वो सीपीएम के इतने जुझारू और प्रभावशील नेता हैं कि इनको यदि कभी नेतृत्व की कमी हो, येचुरी साहब को यदि हटाना होगा तो शायद शंकर दत्ता साहब को मौका मिल जाए। हमारी शुभकामना उनके साथ है। लेकिन कांग्रेस जो गांव गरीब किसान दलितों के बारे में, आप ये समझिए सभापति महोदय कि लगातार पिछले जब से ये सेशन मानसून का सेशन स्टार्ट हुआ है तब से किस चीज की बात कांग्रेस कर रही है? वो प्राइस राइज की बात कर रही है, वो दलितों की बात कर रही है। रोज एक मुद्दा लेकर आ गया कि ये गुजरात में हो गया, ये मध्य प्रदेश में हो गया, ये महाराष्ट्र में हो गया। लगता है कि यदि वो नहीं रहेंगे तो कहीं जो है दलित होगा ही नहीं, दलित की रक्षा ही नहीं होगी। लेकिन आज जब इतना बढ़िया संकल्प लेके मिस्टर प्रेमचंद्रन यहां आए, एक भी कांग्रेस का आदमी नहीं नजर आ रहा। तो जो कल आपने सभापति महोदय, कल आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। यदि ये सरकार ब्लैक मनी के लिए सारे उल्टे सीधे काम करने वाले बिजनेसमैन को रोक रही है,
यदि दलाली को उसने बंद कर दिया है, यदि विकास के कामों को ये आगे बढ़ा रही है सरकार, तो उसका क्या मतलब है? उसको रोकने के लिए कभी जीएसटी रोक देना है, कभी प्राइस राइज की बात करनी है, कभी दलितों की बात करनी है। और कांग्रेस किस तरह से अनसीरियस है, आज इस पूरे लोकसभा का नजारा देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और मेरी शुभकामना है कांग्रेस पार्टी को कि इसी तरह से वो करते रहें। जनता इसका फैसला करेगी कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है। सभापति महोदय, संजोग बढ़िया है कि आप चेयर पर बैठे। आपको ध्यान हो कि प्रेमचंद्रन साहब जो संकल्प लेकर आए हैं, उससे एक बड़ा बिल लेकर मैं इसी 16वीं लोकसभा में आया था। 14 जुलाई 2014 को इसके ऊपर जो है चर्चा हुई थी, लगातार चर्चा हुई, बहुत लंबी चर्चा हुई। उस चर्चा में आपने भी भाग लिया था। और वो चर्चा ये था कि हम लोग एम्प्लॉय को ये देना चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देना चाहिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर को देना चाहिए। इससे अलग हटकर एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? और हमने कहा था कि नेशनल पेंशन फंड 50,000 करोड़ का एक पेंशन फंड बनाना चाहिए। और जिस तरह से पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम में जिनको लेना, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट में 67%, 68%, 70% जो है लोगों को हम फूड सिक्योरिटी एक्ट में लेते हैं, उसी तरह से जिसको पेंशन लेना होगा वो पेंशन लेगा। मिनिमम 5,000 का पेंशन इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि गरीबी और अमीरी की रेखा जो है वो बढ़ रही है और उसमें गरीब हमेशा गरीब होते रहा है। और दूसरा जो हमारा ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था पूरे देश में, वो कहीं ना कहीं दरकता हुआ नजर आ रहा है। दरकता हुआ नजर ये आ रहा है कि लोगों को लगता है कि जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है। आपको पता है कि सरकार भी 100 स्मार्ट सिटी बना रही है, 500 अमृत सिटी बना रही है। उसके पीछे रीजन ये है कि गांवों में यदि सुख सुविधा उनको लगता है कि कम मिल रहा है, रोजगार के साधन उनको कम है। पूरे देश में हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है, हमारे देश में ही नहीं हो रहा है। यही कारण है कि लोग शहर की तरफ जाते हैं और शहर में किराया इतना ज्यादा देना पड़ता है, पैसा इतना कम मिलता है कि वो अपनी वाइफ का, अपने बच्चे का जो है किराया, पढ़ाई लिखाई, दवा दारू, बच्चे की स्कूल, इसी में इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने माँ बाप को रखने के लिए इतना सक्षम नहीं हो पाता है। और उस कारण से माँ बाप उसके गांव में छूट जाते हैं, उसका दवा दारू इलाज ये सारा कुछ नहीं हो पाता है। और इसी कारण से मैं वो बिल लेकर आया था कि यहाँ जितने लोग हैं सर, जितने लोग हैं उनको एक फिक्स कर लिया जाए कि इस इनकम के आधार पर ये होगा और उनको यूनिवर्सल पेंशन स्कीम देना चाहिए। और 5,000 रुपया प्रत्येक महीना यदि भारत सरकार देगी, तो जिस तरह से आज ब्रिटेन में हो रहा है, ब्रिटेन में ये हो रहा है सर कि ब्रिटेन में फिर से ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप हो रहा है कि ब्रिटेन में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। लगातार मैं चर्चा करते हुए देखता हूं कि मेक इन इंडिया में आपने क्या रोजगार दे दिया, आपने इसमें क्या रोजगार दे दिया, रोजगार क्या बढ़ाया, इन्फ्लेशन क्या हो गया, प्राइस राइज हो गया। प्रधानमंत्री जो प्रयास कर रहे हैं मेक इन इंडिया में, तो मैं आपको बताऊं कि केवल बेरोजगारी यहां नहीं है, पूरे देश को यदि देखेंगे तो दुनिया के कोने कोने में, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, सभी बेरोजगारी से, सभी जो है मुद्रास्फीति से और सभी जो पूरे दुनिया के जो मार्केट के हालात हैं उसमें सभी डूबे पड़े हैं। और यही कारण है कि ब्रिटेन जैसे राज्य में जब ये पेंशन सिस्टम लागू हुआ कि 60 साल से आप ऊपर के होंगे तो आपको पेंशन दिया जाएगा, कनाडा में हुआ, तो ये बच्चे जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिलता है सर, वो सभी अपने माँ बाप के पास फिर से वापस जा रहे हैं। चाहे वो प्यार से जाएं, चाहे वो अपने आप को बचाने के लिए जाएं, दाल रोटी के लिए जाएं। और उसी तरह से यदि भारत सरकार जाती है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हम फिर से भारत जो सिरमौर हुआ करता था, भारत जो एक ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट का एक बड़ा देश हुआ करता था, हम सोचते हैं कि फिर से भारत उसमें कामयाब हो जाएगा। आप हमेशा सभापति महोदय, आपने उस पेंशन स्कीम पर बात करते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही थी और
उस कविता को मैं, आप ही की कविता को फिर से दोहराना चाहूँगा, जो आप लगातार समाजवाद में लगातार उसको दोहराते रहते हैं कि धूप ताप में मेहनत करते, बच्चे तड़प तड़प कर मरते, फिर भी पेट नहीं भरता है, जीवन कटता रो रो कर। हम चलें बसाएं नया नगर, चलो बसाएं नया नगर। जहाँ न हो छोट बड़ाई, गले मिले सब भाई भाई। ऊंच नीच का भेद न होवे, सुख की होवे डगर डगर। चलो बसाएं नया नगर, चलो बसाएं नया नगर। 2014 में जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो गांव गरीब किसान की बात करें, जो मैं कांग्रेस की बात कर रहा था, इतने स्कीम के बारे में रमेश बिधूड़ी साहब और जगदम्बिका पाल साहब सभी कुछ बता चुके कि दीनदयाल ज्योति योजना क्या है, पेंशन योजना क्या है, अटल पेंशन योजना क्या है, हम किस तरह से स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं, हम किस तरह से रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। क्या रीजन है सर, आपकी जो ये कविता है इस सरकार पर क्यों लागू होती, क्यों लोगों को ये विश्वास हुआ कि मोदी जी को उन्होंने 2014 में वोट दिया? उसका कारण ये है कि जिस पेंशन स्कीम की, जिस गांव गरीब किसान की बात करते हैं, जिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, जिस चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, सभापति महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते हुए आज इस देश के प्रधानमंत्री, उनको पता है कि पेंशन से क्या फायदा होने वाला है, उनको पता है कि इस देश में गरीबी का क्या मतलब है। यहां जो लेबर मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, उस दिन बोलते हुए ही खुद बोल गए कि इन्होंने जो है पढ़ाई भी की और इन्होंने काम भी किया। यदि काम नहीं करते तो परिवार जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता था, और आज जो है यहां पहुंच गए। आप ही उस दिन भाषण देते हुए बोले सर कि हम जो है गांव गरीब किसानी, हम जो है पंचायत से शुरू किए और वहां से उठते उठते जो है पार्लियामेंट पहुंच गए। तो जब इस तरह के लोग शासन व्यवस्था में आते हैं, चीजें आते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है कैसे विकास होगा इसके बारे में अपने आप को पता चलता है। पेंशन जिसके बारे में कि हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, भारत में पेंशन का जो इतिहास है चेयरमैन सर, वो बहुत पुराना है। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में पेंशन स्कीम लागू हो गया और हमने लागू नहीं किया। रॉयल कमीशन जो है वो सिविल एस्टेब्लिशमेंट 1881 में आया चेयरमैन सर, और वहां से जो है हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉई को क्या बेनिफिट दिया जाएगा 1881 से शुरू किया। 1881 के बाद यदि आज 2016 में हम यहां हैं, इसका मतलब कि लगभग 150 साल होने को है। लेकिन क्या स्थिति है? स्थिति यह है सर कि चाहे पब्लिक सेक्टर की बात कर लीजिए, चाहे सरकारी सेक्टर की बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए, केवल 10% व्यक्ति के हाथ में, केवल 10% व्यक्तियों को हम आज की डेट में पेंशन देने की स्थिति में है, या पेंशन उनको मिल रहा है, या किसी न किसी पेंशन स्कीम से वो जुड़े हुए हैं। 90% व्यक्ति इस देश का, 90% व्यक्ति इस देश का इस पेंशन से मरहूम है। किसका दोष है? किसका दोष है? 2 बजट लगातार 2014 में, 2015 में और 2016 में, और चूंकि 14 में इंटरिम बजट था, 2015 और 2016 का बजट यदि आप देख लेंगे तो माननीय मोदी जी की सरकार जो है और हमारे वित्त मंत्री जो माननीय जेटली साहब हैं, वो हमेशा क्या कह रहे हैं? कह ये रहे हैं सर कि जिस तरह से भारत युवाओं का देश है, हम हमेशा क्लेम करते हैं कि हमारी जो ताकत है वो ये ताकत है कि हमारे पास जो है 35 साल के युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और वो जो हमारा पॉपुलेशन डिविडेंड है, वो जो युवाओं का डिविडेंड है, उस कारण से हम दुनिया पर राज करने की स्थिति में होते हैं। लेकिन एक चीज जो रूल करने वाले लगातार भूल गए सर, कि यदि युवा बढ़ेगा किसी देश में तो स्वाभाविक है कि वहां वृद्धों की भी संख्या बढ़ेगी। यदि हम सबसे ज्यादा युवा वाले देश होने वाले हैं तो 2035 तक यह सिचुएशन हो जाएगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा बूढ़ा आदमी जो है, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वो भी इसी हिंदुस्तान में। उसके लिए क्या हो रहा है सर? हम स्किल इंडिया में यदि बात करते हैं तो स्किल इंडिया में केवल युवाओं की बात नहीं करते हैं सर,
हम उनकी बात करते हैं। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि आज जो आजादी के इतने वर्षों के बाद कौन लोग दोषी हैं, समझने की आवश्यकता है कि 150 साल पहले 1881 में जिस देश में कि पेंशन स्कीम लागू हुआ, आज भी 90% लोगों के पास यदि पेंशन नहीं है तो इसका दोषी कौन है? और यही कारण है कि मोदी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार, वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में वो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की ओर बढ़ रही है। और हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाओं की यदि आप बात करेंगे, मैं उस योजना में नहीं जाना चाहता, हम इसी तरफ से जाना चाहते हैं कि हमने गांव देखी है, गरीबी देखी है, दलित देखा है, मजदूर देखा है, किसान देखा है, अनुसूचित जाति देखा है, जनजाति देखा है, और उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था के लिए ये सरकार जागरूक है। और यही कारण है कि जब हमारी सरकार आई उस वक्त लोगों को जब हम बिल लेकर आए सर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से छोटे छोटे लोग कहते थे हमको 10 रुपया मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है, 25 रुपया पेंशन मिल रहा है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एक लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेशन है, एक ही पद पर लोग रिटायर हुए हैं सर, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन आपको पता है कि हमने सेना में लागू किया, वो भी पेंशन का ही सवाल है, इतना बड़ा सवाल था सर, इस सरकार ने लागू किया। और यही कारण है कि हमारी सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही है। और 1000 रुपया जिनको 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया मिलता था, उसको हमारी सरकार ने कह दिया कि नहीं, मिनिमम पेंशन जो है वो 1000 रुपया होगा। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जिसकी बात मैं कह रहा था यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की, इस देश के उस 90% लोग जो पिछड़े हुए हैं, अछूते हैं, जो आज भी किसी भी योजना से जो है हम उन तक जो है दाल रोटी की प्रॉपर व्यवस्था जो है बुढ़ापे में कर पाने में थोड़ा अपने आप को पाते हैं, कमजोर पाते हैं, उसके लिए ये भारत सरकार 5000 रुपया नहीं, उससे भी ज्यादा जो है पेंशन की व्यवस्था करेगी। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। इस देश में बहुत कानून आए और लगातार कानून आता है, इसीलिए मुझे कभी कभी इस कानून से परेशानी भी हो जाती है सर। 1881 के बाद 1919 में और 1935 में, मैं ये कह रहा हूं कि आजादी के पहले के ये सारे इतिहास है कि 1881 में कोई कानून आया, 1919 में एक कानून आया, 1935 में एक कानून आया, और ये सब कानून जो है वो पेंशन की तरह ही बढ़ रहा था सर। लेकिन यदि आप देखेंगे कि हमारे बाद 1889 में जर्मनी में जो है सोशल सिक्योरिटी लागू हुआ। 1881 में हमने लागू किया सर, लेकिन हमारे बाद 1889 में जर्मनी में लागू हुआ, और आज जर्मनी सोशल सिक्योरिटी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जो विल पावर है, इसमें हम सभी जो इस पार्लियामेंट में आदमी बैठे हुए हैं, इसको अंदर झांकने की आवश्यकता है कि कानून तो हम बना देते हैं, दिशा तो हम बना देते हैं, लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, चीजें कहां से आएगी, रोजगार के साधन कहां बढ़ेंगे, वो हम नहीं देख पाते हैं। अभी शंकर प्रसाद दत्ता साहब बात करते हुए सर एक कमेटी की बात कह गए, बड़ी लंबी चौड़ी, वो इस पेंशन स्कीम से इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्राइस राइज हो रहा था, प्राइस राइज के लिए एक कमेटी बन गई। कमेटी की अध्यक्षता जो है तत्कालीन जो गुजरात के मुख्यमंत्री साहब थे वो कर दिए, और उनके अपने विचार हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ के दाम कैसे होने चाहिए, निर्धारित कैसे होने चाहिए, चीजें कैसे होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो नया नया ये हॉबनॉबिंग चल रहा है सीपीएम और कांग्रेस का सर, उससे वो बड़े प्रभावित हैं। आप ये समझिए कि कोई भी सरकार यदि होती है, जैसे 2G और कोलगेट एक बहुत बड़ा विषय हो गया, मैं थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूं चूंकि उस पर बहुत लंबा चौड़ा वो बोल गए थे सर, और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात वो कह रहे थे। 2G में क्या हुआ? 2G में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट वेस हो गया। और उसके लिए कांग्रेस ने क्या उदाहरण दिया? कांग्रेस ने उदाहरण यह दिया कि हम जो है कंज्यूमर को कम पैसे में टेलीफोन हम मुहैया कराना चाहते हैं, और इसी कारण से हम उसका ऑक्शन नहीं कर रहे। यदि हम उसका ऑक्शन करेंगे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ जाएगा तो नाक इधर से पकड़िए या नाक इधर से पकड़िए, बात बराबर हो जाएगी। और आपको पता है कि कितना बड़ा स्कैम हुआ।
इस देश के लोगों ने जो है कितना बड़ा मैंडेट जो है माननीय मोदी जी को दिया। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार जब आई तो हमने उसका ऑक्शन किया, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन वो आपको पता है, और अभी लंबा चौड़ा फिर से ऑक्शन होने वाला है। 6 लाख 7 लाख करोड़ का जो है हमने एक बड़ा टारगेट फिक्स कर रखा है। हम आप मोबाइल यूज करते हैं, आप ये बताइए कि ऑक्शन के बाद भी आपको लगता है कि मोबाइल का दाम बढ़ गया, टैरिफ बढ़ गया? नहीं बढ़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आप बात करते, यही बात आपको बताऊं कोलगेट में हुआ। कोलगेट में अभी छोटा सा केवल ब्लॉक का नीलामी हुआ है, उसमें 2.5 लाख 3 लाख करोड़ रुपया मिल गया। मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा स्कैम था। आज इस देश में सरप्लस बिजली मौजूद है, बिजली के खरीदार नहीं है, और बिजली का टैरिफ नहीं बढ़ा है, बिजली का टैरिफ घट रहा है, क्योंकि जब बिजली का खरीदार ही नहीं है तो बिजली का टैरिफ नहीं बढ़ रहा है। तो जिन लोगों ने कैप्टिव कोल के नाम पर कोल ब्लॉक दिया था, आप उसी तरह से कहते हैं कि ये पेट्रोलियम पदार्थ के जो है दाम कंज्यूमर को पास ऑन होने दीजिए। आप ये बताइए कि कितने लोग गाड़ियों में आज भी चलते हैं। हम आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कभी दत्ता साहब मुझे लगता है कि आप भी जो है जो लोकसभा का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसी का यूज करते हैं। आप इतने सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कितने लोग होंगे? 5% 7% सांसद होंगे जिनके पास की गाड़ियां हो। कितने लोग? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लोग आज भी उपयोग करते हैं। इसीलिए पेट्रोल और डीजल किस कंज्यूमर को देना चाहते हैं? आप उनको देना चाहते हैं जो एफिलेंट क्लास है। और दूसरा सवाल यह है कि यदि आपको लगता है कि टैरिफ यदि डीजल से बढ़ जाएगा, यदि किसानों का उत्पादन कॉस्ट यदि बढ़ जाएगा सभापति महोदय, तो उसके लिए रास्ते हैं। उसके लिए रास्ते ये हैं कि आप उनको सब्सिडी दीजिए। कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जैसे किसानों को जो है 300-400% सब्सिडी अमेरिका जैसा देश दे रहा है। तो आप किसी चीज को भटकाव नहीं करिए। यदि पैसा जमा हो रहा है, सेस में पैसा जमा हो रहा है, टैक्स में पैसा जमा हो रहा है, यदि टैक्स हम ले रहे हैं तो आपको उस दिन भी कल वित्त मंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा कि 42% पैसा जो है हम राज्यों को दे रहे हैं और केवल 58% पैसा हम रख रहे हैं। और इसके बाद जो सेस ले रहे हैं, सेस में हम पूरा का पूरा नेशनल हाईवे बना रहे हैं, पूरा का पूरा रेल बना रहे हैं। 160 जगह पर आप समझिए कि छोटे छोटे एयरपोर्ट हम बनाने वाले हैं। स्वच्छ भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 100 स्मार्ट शहर बनाना चाहते हैं। तो यदि पैसा नहीं लेंगे तो फिर कहां से ये पैसा आएगा? या तो हम चोरी करें या दलाली करें, या नहीं तो पूरे वर्ल्ड बैंक और IMF से हम पैसा लाकर जो है अपने देश के जनता को गरीब करें। रास्ता यही है ना कि या तो हम कुछ लोग जो पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी इसका उपयोग करते हैं उसको जो है हम पास ऑन नहीं करें, या नहीं तो हम वर्ल्ड बैंक और IMF से जो है पूरा पैसा लेकर आएं और यहां के लोग जो बच्चा पैदा होंगे उनके ऊपर लाखों लाख रुपए का जो है पैदा होने के पहले ही कर्जा दें। रास्ता क्या है? इसीलिए जो ये सारी थ्योरी है वो कोई थ्योरी हमको नहीं लगता कि इसके लिए उचित है। ILO का रिजोल्यूशन है पेंशन स्कीम में सभापति महोदय, ILO का कन्वेंशन का 102 जो नंबर है वो कहता है पूरे दुनिया के लोगों को कि कवरिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी लाइक मेडिकल केयर, सिकनेस बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ओल्ड एज बेनिफिट, इनवैलिडिटी बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट इंजुरी बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट एंड सर्वाइवर्स बेनिफिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये 1950 में, ये ILO में ये 1950 में एडॉप्ट हुआ और इसको पूरे दुनिया के लोगों ने जो है इसके ऊपर सहमति दी। आज 67 साल बाद हम इसमें से कितनी चीजें कर पाए? सवाल जब आप पेंशन की बात करते हैं, जब वर्कर को बेनिफिट देने की बात करते हैं। 1 मिनट आप रुक जाएंगे? जी जी। माननीय सदस्यगण, मुझे यह सूचित करना है कि संकल्प पर चर्चा के लिए समय लगभग पूरा हो चुका है। चूँकि चर्चा में भाग लेने के लिए 2 माननीय सदस्य और बचे हैं, इसलिए हमें संकल्प पर आगे चर्चा के लिए समय बढ़ाना पड़ेगा। यदि सभा सहमत हो तो संकल्प पर आगे चर्चा के लिए 1 घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है।
समय बढ़ाया गया। जी जी जी। इस संकल्प का समय खत्म हो गया जितना निर्धारित था, इसलिए संकल्प पर चर्चा का समय बढ़ाया। 6 बजे तक। धन्यवाद, धन्यवाद सभापति महोदय। आप ये समझिए कि समझने वाली बात यह है कि हम कितना लागू कर पाए, और ये सारे राजनीतिक दल को सोचने का सवाल है। केवल मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सरकार में हम हैं तो हमारे लिए है, और मैं बताया कि 2 साल से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से हम नेशनल पेंशन स्कीम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये 1950 का समझौता, ये जो हमने रिजोल्यूशन पास किया ILO में, जिसका हम सिग्नेटरी हैं, 67 साल बाद इसका आधा भी चीज हम नहीं लागू कर पाए। उसका मैं आपको बताऊं, संविधान बना, अब संविधान पर ही आइए। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है, और आपको पता है आर्टिकल 40 और 21 के आधार पर किस तरह इस देश में जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है लागू की गई, और कितनी जरूरी थी आरक्षण की व्यवस्था, ये सभापति महोदय आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? आर्टिकल 14 कह रहा है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 14 है, ये हमारे फोर फादर्स ने जो है बनाया संविधान 1950 में। 67 साल के बाद आज जब इतनी चर्चा आप कर रहे हैं कि उसको दलित को वहां मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये सामाजिक समरसता जो आज तक बिगड़ी हुई है, इसमें जो सबसे ज्यादा दिन तक शासन किया सभापति महोदय, वो दोषी होगा ना, कि नहीं हमको दोषी ठहराएंगे आप? 2 साल में हमने आकर सब चीज बिगाड़ दिया कि जन्म का बिगड़ी अब का सुधरी, ये वाला हालत है सर। क्या आपने बिगाड़ कर रखा है, उसको सुधारने में भी वक्त लगेगा। आप बताएं सभापति सर। और उसी तरह से जैसे CPM के लोग यहां बैठे हुए सर, कि ये इन्होंने लगातार 1977 से लेके आप लगातार वहां शासन करते रहे, आपने वहां क्या किया? आज बंगाल के हालत क्या है? मैं झारखंड राज्य से आता हूं, इसीलिए मैं समझता हूं। बर्धमान में ब्लास्ट हो जाए, कलियाचक में हो जाए, और संथालपरना का पूरा एरिया जो है आप समझिए कि इससे परेशान होता है। आप जो है अभी राज्यसभा में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जो इतना बढ़िया स्कीम है सर कि गरीबों तक जाएगा, यदि ये पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे तो उसमें DBT का सबसे बड़ा रोल होगा। कल राज्यसभा उसके लिए बंद रहा सर। यदि उसमें मान लीजिए कि एकाध कोई समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए बैठा जा सकता है। लेकिन इसमें कारण क्या है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध ये कर रहे हैं कि इस देश में जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड, आप ये समझिए जिसका डेमोग्राफी पूरा बंद गया, आसाम में जिसके कारण कि हमारी सरकार आई, त्रिपुरा जो कि भोग रहा है, जो कि बांग्लादेश से बॉर्डर सटा हुआ है सर, जिसका कि कोई अता पता नहीं है कि हमारे देश का नागरिक है कि नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते जब हम यह बात बोलने के लिए जाते हैं तो लोगों को यह हिंदू मुस्लिम समझ में आता है। हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है सर। इस देश में रहने वाले सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, ये सभी इस देश के नागरिक हैं। इस देश को बनाने में सबका योगदान है सर। लेकिन यदि वो बांग्लादेश के लोग हैं तो बांग्लादेश के लोग को आप धर्म के आधार पर कहेंगे कि आप आ जाओ, वोट बैंक की राजनीति के आधार पर कहेंगे कि आप आ जाओ, और आप जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जिसके कारण कि लाखों लाख करोड़ रुपया बचा, जिसके कारण पता पड़ा कि कितने लोगों को जो है फेक हम किरासन तेल दे रहे थे, कितने लोगों को गलत हम ये गैस का कनेक्शन दे रहे थे। इसी तरह से वृद्धा पेंशन है सर, आपको पता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस तरह के जो पेंशन के स्कीम है सर, इस तरह का यदि पैसा हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं और जेन्युइन लोगों को सीधा यदि ट्रांसफर देने की बात कर रहे हैं, और यदि ये पेंशन स्कीम भी लागू हो जाएगा तो विरोध करते हैं। तो मेरा यह कहना है कि यदि राजनीति इसी तरह से होती रहेगी तो आपके जो पर्पस हैं वो पर्पस कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इसके लिए अपने आप को सोचने की आवश्यकता है। और इसके लिए त्रिपुरा के सरकार को, बंगाल के सरकार को, नॉर्थ ईस्ट के सरकार को ज्यादा सोचने की आवश्यकता है, और ब्लेम जो है उसको देने की आवश्यकता है कि 67 साल में जो है आप कुछ नहीं कर पाए। आजादी के 70 साल के बाद हम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अब 1000 रुपया नहीं, आप 3000 रुपया दीजिए, 3000 नहीं 5000 रुपया दीजिए। हमारे देश के नागरिक जिसके वोट के आधार पर हम यहाँ सांसद बनकर आए हैं, उनको जो है हम गिड़गिड़ा रहे हैं
भीख मांग रहे हैं भारत सरकार से, क्योंकि आपने कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया। इस तरह से आप समझिए कि छोटा सा देश, एक सिंगापुर जैसा देश छोटा, जिसके पास कोई माइंस नहीं है, मिनरल्स नहीं है, चीजें नहीं है, कुछ नहीं था सर। आप समझिए कि हमारे बाद स्वतंत्र हुआ और आज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे सबसे ज्यादा आगे है। क्यों आगे है? सभी सिंगापुर में बसना चाहते हैं, साफ सफाई देखना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं। वहां इस तरह के जो मकान के स्कीम है, यहां पेंशन के